बच्चों अब हम टॉपिक चेंज करते हैं डिस्कशन के लिए। ये टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस की ज़रूरत क्या पड़ी, क्योंकि डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में कुछ डिसएडवांटेजेस थे। क्या डिसएडवांटेजेस थे, देखिए ध्यान से। डिसएडवांटेज ऑफ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, because the instantaneous rate has to be determined from the slope of the tangent at time t in plot of concentration versus time. This measurement is inconvenient and lacks accuracy. आपने देखा था इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जब हम निकालते थे तो कंसंट्रेशन और टाइम के ग्राफ में हम पहले टेंजेंट एक बनाते हैं, फिर टेंजेंट खींच करके टेंजेंट के करेस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन और टाइम नापते हैं, फिर इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन लगा करके हम रेट निकालते हैं। तो दिस मेथड इज वेरी मच कन्वीनियंट। सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड यूज किया गया लेटेस्ट। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है, तो क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि ये डिसएडवांटेज इसके क्या है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन के, इंटीग्रेटेड के एडवांटेज क्या है। न्यूमेरिकल दोनों से इम्पोर्टेंट है, इंटीग्रेटेड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना भी और हाफ लाइफ वगैरह निकालना, और उधर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इनिशियल रेट मेथड से यानी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन से, दोनों ही इक्वली इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, तो देखिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में क्या एडवांटेज है। द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन relate directly the experimental data, that is time, concentration at different times and the rate constant. यहाँ पे सीधा सीधा एक्सपेरिमेंटल डेटा टाइम और कंसंट्रेशन से कोरिलेट है। यहाँ पे हमें कोई टेंजेंट नहीं करना, कोई इनडायरेक्ट प्रोसेस नहीं करनी है, सीधा सीधा निकल आता है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें जो आपके सिलेबस में है वो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की है, हायर ऑर्डर की नहीं है। तो आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की ही पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वही तो होती है जिसमें कंसंट्रेशन की पावर जीरो पर डिपेंड करे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो, यानी कंसंट्रेशन की जीरो पावर पर डिपेंड करता है। देखिए वही चीज लिखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली, rate of reactant is directly proportional to zero power of the concentration of reactants. Consider the reaction. Rate of reactant यहाँ लिखा है, यहाँ पर आप ये लिख सकते हो rate of reaction. Rate of reactant नहीं है यहाँ, ये rate of reaction is directly proportional to the concentration जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सपोज हमारे पास ये रिएक्शन है R इक्वल टू पी, तो बहुत अच्छे समझ लीजिए R इक्वल टू पी का मतलब क्या हुआ, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। R को रिएक्टेंट का पहला अक्षर R है तो हमने इसको R नाम दे दिया। आपकी मर्जी है इसको X नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी है इसको A नाम दे सकते हैं, जो मर्जी है आप इसको नाम दे सकते हैं। हमने रिएक्टेंट को R नाम दिया है, प्रोडक्ट को P नाम दिया, मतलब हमारी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इक्वल टू होगा रेट। और रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ आप पढ़ चुके हैं। तो रेट लॉ इस रिएक्शन के लिए क्या होगा, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो। यही तो पढ़ा है ना आपने रेट लॉ। रेट लॉ क्या है, रेट इक्वल टू, रेट लॉ आप कैसे लिखते हैं, अगर आपको याद ना हो तो मैं एक बार रिमाइंड करा दूं। आप ऐसे लिखते हैं ना, रेट इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर जीरो, ऐसे लिखते। और रेट की जगह आप क्या लिख सकते हो, माइनस डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हो, इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर जीरो। तो ये दो जगह अलग अलग ना लिख करके आपको एक साथ ये बता दिया कि रेट इक्वल टू माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के आर का कंसंट्रेशन टू द पावर जीरो। ठीक, तो ये हो गया माइनस डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू, जब ये होगा आर इक्वल टू, आर पे जीरो की पावर होगी, आर पे जीरो की पावर होगी तो ये हो जाएगा टर्म, ये वाला टर्म, इतना टर्म हो जाएगा 1। ठीक है, और के अपनी जगह रहेगा, यहाँ पर के अपनी जगह रहा और आर टू द पावर जीरो ये बन के बराबर होगा, यानी ये हो गया के इंटू 1। ठीक, अब डी आर को हम इधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, वो टर्म ट्रांसफर किया
तो माइनस डी आर इक्वल टू हो गया के डी टी। अब ये रिएक्शन आने के बाद हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे। जो मैथ वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, जो बायो वाले हैं उनको टेंशन हो रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। डेरिवेशन में थोड़ा सा याद करना है तो याद कर लेना, इंटीग्रेशन आपने पढ़ा नहीं होगा ना आपको समझ में आएगा, डेरिवेशन के लिए थोड़ा पढ़ लेना। वैसे डेरिवेशन आता नहीं है, न्यूमेरिकल आते हैं, फिर भी एक दो बार इसको लगा करके देख लेना, इतना कुछ कठिन नहीं है। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो बच्चों जब हमने इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास आ गया r इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। ठीक है, हमने इसको मान लिया इक्वेशन ए। इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ पे जो i है, हियर i इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये जो i है ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। एट t इक्वल टू 0 मान लो, टाइम जब t है तो जो भी कंसंट्रेशन होगा r, उसकी वैल्यू क्या होगी, इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, यानी r 0 के बराबर होगा। वही चीज है एट t इक्वल टू 0, जब t 0 है तब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट r विल बी r0। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन हम उनको कहेंगे, यानी वो r0 हो गया। Here R0 is the initial concentration of reactant. Now substituting the value of T and R, मतलब इस T की और ये R की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे तो R इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई है, R की जगह हम रख देंगे R0 और टाइम T की जगह रख दिया 0, तो 0 इंटू के 0 हो गया, यानी I इक्वल टू R0 आ गया, या R0 इक्वल टू I कहें, या I की वैल्यू यहाँ पे R0 आ गई। अगर टाइम T है, टाइम T पर जब कंसंट्रेशन R इक्वल टू R0 है, उस समय I क्या होगा, उस समय I R0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि K और T की वैल्यू ये 0 हो गई। अब ये जो I की वैल्यू है, इसको हम अगेन इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर रखते हैं I की वैल्यू। तो नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट R ये माइनस के टी प्लस R0। I की जगह हमने क्या रख दिया, R0 रख दिया। तो KT को एक तरफ ले गए, KT को उठाया और इस साइड ले आए, ये R को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, KT के आगे का माइनस साइन प्लस में हो गया। तो KT इक्वल टू R0 माइनस R, यानी कंसंट्रेशन ऑफ R0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R। तो K यानी रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गया R0 माइनस R डिवाइडेड बाई T। ये क्या है, इंटीग्रेशन रिएक्शन फॉर रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपको इंटीग्रेशन मेथड से K कैलकुलेट करना है तो आप इस फॉर्मूले से करेंगे। तो हमने यहाँ पे A प्लस ग्रेड लिख दिया। अगर आपको डेरिवेशन नहीं आता है तो चिंता की बात नहीं है, डेरिवेशन वैसे सिंपल है, कठिन नहीं है। फिर भी अगर आपको कठिन लग रहा है तो थोड़ा सा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यू कैन कैलकुलेट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ दोनों पार्ट पर मतलब इंटीग्रेशन इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर की भी और फर्स्ट ऑर्डर की भी, दोनों पर ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ही इम्पोर्टेंट है। जीरो ऑर्डर पे उतना ज़्यादा नहीं आता, फर्स्ट ऑर्डर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल से वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंटीग्रेशन का ये डेरिवेशन तो नहीं, कभी कभार फॉर्मूला डेरिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी में रखना पड़ता है, अदरवाइज नहीं पड़ती है, ठीक है। नाउ अगर हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, ये वाले इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, आपने मैथ में पढ़ी है, उससे अगर हम कंपेयर करें, इफ वी प्लॉट ए ग्राफ अगेंस्ट r, अगर हमने कंसंट्रेशन r के अगेंस्ट और टाइम के अगेंस्ट यहाँ पर ग्राफ खींचा तो हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है ये। और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है माइनस के, मतलब ढलान है ना, ग्राफ की लाइन नीचे आ रही है, तो स्लोप कैसा है, माइनस। माइनस का मतलब ये हुआ कि स्लोप नीचे आ रहा है, प्लस का मतलब स्लोप ऊपर जा रहा है। तो K इक्वल टू माइनस स्लोप मतलब स्लोप नीचे आ रहा है, तो माइनस साइन लगा हुआ है, और स्लोप माइनस K के बराबर होगा। और ये जो है, जहाँ पर ये लाइन कंसंट्रेशन एक्सिस को काट रही है, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, यानी इंटरसेप्ट क्या है, R0 के बराबर है। ये जो ग्राफ कंसंट्रेशन लाइन को जहाँ पर काट रहा है, ये इलाका ये R0 के बराबर है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, यानी ये इंटरसेप्ट है। तो इंटरसेप्ट काय के बराबर हो गया, R0 के बराबर हो गया। ये क्या है, कंसंट्रेशन R है, R मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इधर, और जहाँ पर ये ग्राफ लाइन को काट रहा है वो हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी R0। तो ये R0 की वैल्यू है, यहाँ टाइम है, और ये स्लोप है। कभी कभी ऐसा दे दिया जाता है कि 0, ऐसा ये दे दिया आपको
ठीक है। और आपसे कहा गया कि इसको पहचानिए किस ऑर्डर की रिएक्शन है, ग्राफ देख करके, ग्राफ दे दिया बस, और कुछ नहीं दिया, चित्र दे दिया। आपको फिगर देख करके ये बताना है कि किस ऑर्डर की रिएक्शन है और इसके लिए स्लोप की वैल्यू क्या होगी या के की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सिंपल इतना सा दे दिया, ये सब नहीं लिखा होगा उसमें, के नहीं लिखा होगा, सिर्फ ऐसा ग्राफ छपा होगा, कंसंट्रेशन और टाइम लिखा होगा और ऐसी लाइन खींची होगी और आपसे कहा जाएगा कि किस ऑर्डर का ग्राफ है, बताइए किस ऑर्डर की रिएक्शन के लिए ग्राफ है, और के की वैल्यू इतनी है, स्लोप की वैल्यू बताओ, या फिर स्लोप इतना है, के की वैल्यू बताओ। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। ये सब 1 मार्क का, ये 1 मार्क का, ये इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। और बाकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। देन एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। एक तो आपने न्यूमेरिकली लगाया था क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज का था, क्या लिखा था उसमें, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया एज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, तो अमोनिया का डिकम्पोजिशन प्लेटिनम की सरफेस पर, ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड गोल्ड का डिकम्पोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ SI का डिकम्पोजिशन ऑन द सरफेस ऑफ गोल्ड, SI का डिकम्पोजिशन गोल्ड की सरफेस पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो बच्चों, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्यों है, पहले हम ये समझेंगे, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके बाद हम ये समझेंगे। तो व्हाई डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इज ए फर्स्ट is a zero order reaction, देखिए, because at high pressure the metal surface gets saturated with gas molecule, so a further change in reaction condition is unable to alter the amount of ammonia on the surface of the catalyst, making rate of the reaction independent of its concentration। ठीक है, क्योंकि जब हाई प्रेशर होता है तो मॉलिक्यूल सरफेस पर सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब पूरे तरीके से सरफेस घिरा हुआ है मॉलिक्यूल से। अब आप कितना भी प्रेशर उसमें लगा देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरफेस ऑलरेडी सैचुरेटेड है। आप इसको ऐसे समझिए, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपकी जो बेंच है उसमें ऑलरेडी 4 बच्चे पहले से बैठे हुए हैं, 2 की बेंच है लेकिन बैठे 4 हैं, क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और आपने बिठा लिया है, क्योंकि टीचर सामने खड़ा है, वो कह रहा है कि बिठाइए, आपने 4 को बिठा लिया। अब अगर हम आपसे कहते रहे कि 2 बच्चों को और बिठा लो, पर कहाँ बिठा लोगे, क्योंकि वहाँ जगह नहीं, ऑलरेडी सैचुरेटेड है। वही सेम इन द केस ऑफ अमोनिया, क्योंकि सरफेस पूरी तरीके से फिल हो चुका है ऑलरेडी मॉलिक्यूल से, कितना भी प्रेशर बढ़ाते रहो अब वहाँ पर और मॉलिक्यूल्स की संख्या नहीं बढ़ सकती, इसीलिए हायर प्रेशर पर कैसे हो जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन हो जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं R = P, मतलब कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने आपको क्या बताया, जीरो ऑर्डर की है तो कंसंट्रेशन टू द पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट। अगर फर्स्ट ऑर्डर की है तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट = K इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टू द पावर 1। अगर सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो रेट हो जाएगा रेट = K इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर 2। तो अभी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो हमारे पास रेट लॉ क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट लॉ होगा रेट = -dR/dt = K इंटू R मतलब कंसंट्रेशन टू द पावर 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा नहीं है। ठीक है, तो ये रेट लॉ हो गया, ये कोई रटने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि रेट लॉ कैसे होता है, रेट = K इंटू R का कंसंट्रेशन टू द पावर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर की है तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो अभी हमने क्या किया है, ये वाले R को ट्रांसफर करके इधर ले आए और ये dt को इधर ले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टर्म इधर चला गया, ये R इधर आ गया, तो हमारे पास रिएक्शन हो गई -dR/R = K dt। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट लॉ जब सबसे पहले हमने क्या लिखा, रेट लॉ लिखा -dR/dt = K इंटू R टू द पावर 1। फिर क्या किया, ये R के कंसंट्रेशन को इधर ले आए, dt को हम उधर ले गए, तो हमारे पास आ गई dR/R = K dt। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ln R = -KT + I हो गया। ये इंटीग्रेशन मैथ से आया है टोटली, आपको जो बायो वाले नहीं जानते उनको रटने का काम करना है यहाँ पर, कि इंटीग्रेशन इक्वेशन अगर इस फॉर्म का, इस इक्वेशन का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें ये इक्वेशन
मिलेगी। और मैथ वाले तो जानते ही हैं कि इसका इंटीग्रेशन करने से हमको ये मिलेगा, इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1। नाउ हियर आई इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे जीरो ऑर्डर में था वैसे यहाँ भी आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। व्हेन t इक्वल टू 0, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में माना था कि जब टाइम 0 है तो कंसंट्रेशन जो भी है वो इनिशियल कंसंट्रेशन कहलाएगा, यानी एट टाइम t इक्वल टू 0 r विल बी r0। तो देन अगर हम ये t इक्वल टू 0 और r इक्वल टू r0 रखें इस इक्वेशन में फर्स्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा, देखिए ln r0 इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस आई ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने ये रखा है क्या, t इक्वल टू 0 रखा है, r इक्वल टू r0 रखा है, तो हमारे पास i की वैल्यू आ गई, i इक्वल टू आ गया ln r0। अब i की वैल्यू हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो i की वैल्यू जब हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट की तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन, देखिए ln r इक्वल टू माइनस के टी प्लस ln r0। ठीक, अब के टी इक्वल टू होता है ln r0 माइनस ln r। देखो हमने के टी को इधर ले आया एक तरफ और ये ln r को उधर ले गए, तो ln r0 माइनस ln r हो गया। अब log के फॉर्मूले में आपने पढ़ा है log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n होता है, वही चीज यहाँ पर आ गई। log यानी ये ln क्या है, log है, नेचुरल log है, ln लिखा है तो नेचुरल log है, और log log लिखा है तो वो log 10 बेस्ड है, जिसके लिए हम टेबल देखते हैं, तो ये नेचुरल log है। तो ln r0 माइनस ln r यानी log r0 माइनस log r, तो ये क्या हो गया ln r0 अपॉन r, जो माइनस वाला r है वो नीचे आ गया और दोनों दो जगह log ना लिख करके हमने इसको एक जगह लिख दिया। log m माइनस log n कहाँ से आया था, log m अपॉन n फॉर्मूले से आया था, तो log m माइनस log n इक्वल टू log m अपॉन n होता है, तो हमने इन दोनों की जगह log m अपॉन n कर वाला फॉर्म यानी r0 अपॉन r लिख दिया, kt इक्वल टू ln r0 अपॉन r। तो k इक्वल टू हो गया 1/t को भी हम यहाँ से इधर ले गए, तो k इक्वल टू हो गया 1/t ln r0 अपॉन r। ये इक्वेशन हो गई नेचुरल लॉग के फॉर्म में। लेकिन जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो नेचुरल लॉग से तो हम कैलकुलेट करेंगे नहीं, हमको चाहिए log 10 बेस वाला log, तो तब हम टेबल देख सकते हैं। तो log 10 वाले में बदलने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ ln में 2.303 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखिए ये इक्वेशन अब log 10 बेस में हो गई, ln की जगह हमने लिख दिया यहाँ log और 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी हमारे पास फाइनल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की आ गई, इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर k इक्वल टू 2.303/t log r0 अपॉन r। यहाँ पे देख लीजिए, ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छे से A+ ग्रेड का क्वेश्चन है ये, मतलब ये फॉर्मूला A+ ग्रेड का है। जो जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला उससे भी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला तो है ही इंपॉर्टेंट, बस उससे भी ज़्यादा ये है। अब आपके जितने न्यूमेरिकल हैं वो इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात क्या है, जैसे आपने उसमें ध्यान करा था रेट लॉ में कि कंसंट्रेशन कौन सा रखा जाता है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, बचा खुचा वाला, वैसे ही यहाँ ध्यान रखना है। R0 तो आपको पता है कि ये क्या है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। चलिए यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, कहाँ पर, यहाँ लिख रही हूँ। कहीं पर भी R0 लिखा है तो R0 का मतलब होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। R0 का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन जब टाइम t इक्वल टू 0 है उसको हम R0 कहते हैं। R0 मतलब t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन जो आपने लिया। और R क्या होता है, R होता है फाइनल कंसंट्रेशन। तो हमेशा याद रखो, फाइनल कंसंट्रेशन के लिए एक शब्द याद रखो, बचा खुचा। अगर ये याद रखा तो आपका कभी गलत नहीं होगा। यानी इस फॉर्मूले में हम जो फाइनल कंसंट्रेशन रखेंगे वो हमेशा कौन सा रखना होगा, हमें बचा खुचा वाला कंसंट्रेशन रखना होगा। बचा खुचा कंसंट्रेशन इज R, ठीक। जो बचा है उसी से रेट निकालेंगे, जो कंज्यूम हो गया उससे नहीं निकाले, कंज्यूम हो गया उससे हमें कोई लेना देना नहीं, बचा क्या है उससे मतलब होता है। क्लियर हो गया। अब आगे चलिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद स्ट्रेट, ये इक्वेशन 2 आ गई हमारे पास, ये वाली k इक्वल टू 1/t ln r0 अपॉन r। इस इक्वेशन को अगर हम स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करें तो कंपेयरिंग इक्वेशन 2 विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस t, इफ वी प्लॉट ln r
अगेंस्ट टी वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। अगर हम ln r को t के अगेंस्ट प्लॉट करते हैं तो हमको इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, विद स्लोप माइनस के। स्लोप इसका क्या है, माइनस के है, या के हम कहें माइनस स्लोप है, ठीक है, के इक्वल टू माइनस स्लोप, या हम कहें स्लोप क्या है, माइनस के बराबर है, एक ही बात है। स्लोप नीचे जा रहा है मतलब स्लोप इक्वल टू माइनस के। हमने के इक्वल टू माइनस स्लोप एक समझ करके लिखा है जिससे हमारे दिमाग पर आगे प्रेशर कम पड़े, रटने वाला काम कम हो जाएगा आपका। अगर हम यहाँ ln की जगह log r कर देंगे तो यहाँ पे स्लोप इंटू 2.303 हो जाएगा, बस इतना सा चेंज होगा, यानी यही ग्राफ ये है। इस ग्राफ में हमने ln को log r कर दिया, तो जब log r और t के बीच में ग्राफ है तो स्लोप क्या, ये k इक्वल टू काय के बराबर हो जाएगा, स्लोप इंटू 2.303। अब आपको रटना नहीं है ज़्यादा, यहाँ भी नेचुरल लॉग से 10 बेस कन्वर्ट करने के 2.303 का मल्टीप्लाई करते हो, और यहाँ भी k इक्वल टू ln से log में कन्वर्ट करने के लिए तुमने सिर्फ 2.303 का मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों ग्राफ में देखो कोई अंतर है क्या, ये बस ध्यान से देखना होता है आपको। ln r का ग्राफ ln r और t के बीच में ग्राफ है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। log r और t के बीच में ग्राफ है, log r और t के बीच में ग्राफ है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। और जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में भी ऐसा ही ग्राफ था, लेकिन वो ग्राफ किसके बीच में था, वो था r और t के बीच में। अंतर है बस इतना, ग्राफ सेम है, पलट के देखिए, अपनी कॉपी पलटिए, देखिए जीरो ऑर्डर का भी ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही है। ध्यान से देखकर पहचानना होता है, क्योंकि ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ग्राफ का जो ऐसे ग्राफ छाप दिए और आपसे पूछा इससे ग्राफ की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ग्राफ देख करके बताइए, 1 मार्क का ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन हो गया। या आपको 4 ग्राफ छाप दिए, इनमें से जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा ग्राफ है या फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा ग्राफ है, तो आपको पता होना चाहिए। ग्राफ 4 एक जैसे दिख रहे होंगे आपको, 3 ग्राफ एक जैसे दिख रहे होंगे, तो उसमें आपको जीरो ऑर्डर का छांटना है। तो कैसे छांटोगे, देख लो ध्यान से। ln r और t के बीच में ग्राफ है, ln और t के बीच का ग्राफ फर्स्ट ऑर्डर, और log r और t के बीच का ग्राफ वही बात है, ln और log एक ही बात है। k की बात याद करो, क्योंकि स्लोप की वैल्यू भी पूछी जाती है। अगर यहाँ ln लिखा है तो स्लोप इक्वल टू माइनस के, अगर यहाँ log लिखा है तो k इक्वल टू स्लोप इंटू 2.303, यहाँ भी माइनस साइन रहेगा आगे, क्योंकि नीचे है ना k इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही, ये भी और ये भी। और एक ये ग्राफ मैंने अलग से बना रखा है, इसके लिए मैंने इसको चारों तरफ से घेर दिया था। इसको सबसे लास्ट में बनाएंगे, पहले ये बनाएंगे, फिर ये बनाएंगे, फिर उसको बनाएंगे, ठीक है। ये ग्राफ किसके बीच में है, log r0 अपॉन r के बीच में है, और टाइम के मतलब कंसंट्रेशन अपॉन, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन और वर्सेस टाइम का ग्राफ है। अगर इनका ग्राफ खींचा जाए तो ये आता है, ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। यहाँ भी k इक्वल टू स्लोप इंटू 2.303। यहाँ माइनस साइन नहीं है क्योंकि यहाँ ग्राफ ऊपर जा रहा है, इसलिए स्लोप के आगे यहाँ माइनस साइन नहीं लगाया, ऊपर जा रहा है तो प्लस साइन हो गया। तो तीनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसी के साथ में फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे बाद में, एट लास्ट चारों ग्राफ यानी 1, 2, 3 और एक वो जीरो ऑर्डर का ग्राफ एक साथ बना लेंगे, और जिससे आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहे कि ये जीरो ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ठीक है। और जब ये नीचे वाली लाइन है तो k इक्वल टू माइनस स्लोप इंटू 2.303, लाइन ऊपर जा रही है तो k इक्वल टू स्लोप इंटू 2.303। बुक में आपको ऐसे लिखा होगा स्लोप इक्वल टू k अपॉन 2.303, तो k अपॉन 2.303 में यहाँ पे कभी कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आप इस फॉर्म में याद करिए, इंटू 2.303 के फॉर्म में आप यहाँ पर याद करेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। 2 N2O5 के मॉलिक्यूल डिकम्पोज होते हैं तो 4 NO2 गैस प्लस O2 गैस बनाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दूसरा एग्जाम्पल, ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आप ये ध्यान रखिए, कोई भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिसमें आपसे कहा जाएगा कि T½ इतना है। T½ उसी के लिए दिया जाता है जो सब्सटेंस रेडियो एक्टिव होता है, या फिर क्वेश्चन में
दिया गया है कि इतना डिकम्पोज, आधा डिकम्पोज होने में इतना लग जाता है, या टी हाफ ऐसा कुछ दिया है, तो टी हाफ दिया है या आधा डिकम्पोज होने में इतना लग जाता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो सब्सटेंस है वो रेडियो एक्टिव है। या फिर क्वेश्चन ये होगा कि एक रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में ऐसे 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 रिएक्शन हो गए, तो उसमें दिया है इनडायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि आपको ये बता रहे हैं कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हुआ है या न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन हुआ है। जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये ध्यान रखिए। ऑल रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रेडियो आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। कहीं पर भी क्वेश्चन में दिया नहीं है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप ये जान लीजिए कि अगर वो ऑर्डर रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, यानी हम उसको फर्स्ट ऑर्डर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहाँ पर मैंने लिखा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 में 4Na2 गैस प्लस O2 बनाया है, वही डिकम्पोजिशन मैंने N2O5 का यहाँ लिखा है, यहाँ 2N2O4। आप बाद में जब भी पढ़ेंगे तो दिमाग में एक बार जरूर जाएगा कि ये ऐसा क्यों है, यहाँ पर वो प्रोडक्ट बना, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना। एक्चुअल में जो यहाँ पे 4NO2 बना है ये डाइमराइज हो जाता है क्योंकि अनस्टेबल है ये, तो डाइमराइज होके NO2 N2O4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये N2O4 मैंने दोनों रिएक्शन ही लिखी रहने दी, जिससे कि आप कहीं भी अगर पढ़ेंगे तो आप दोनों रिएक्शन में कोई भेद ना करें, दोनों सेम है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने दो जगह दो रिएक्शन लिखी हुई हैं, ठीक है। देन आइए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन। अभी आपने पढ़ा था कंसंट्रेशन में, जिसमें आपने पढ़ा था ना K इक्वल टू 2.303/T log A0 अपॉन A या R0 अपॉन R, एक फर्स्ट ऑर्डर का निकाला था। अब ये आप कब कर रहे हो, जब कंसंट्रेशन नहीं दिया है, आपको प्रेशर दिया गया है, यानी कि जो रिएक्शन हो रही है वो गैसियस फेस में हो रही है। अगर गैसियस फेस में रिएक्शन हो रही है तो हम उसके लिए कैसे निकालेंगे K की वैल्यू। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन, अगर रिएक्शन गैस फेस में है तब, तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे K की वैल्यू। उसके लिए हम देखते हैं एक जनरल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर वाली कंसीडर कर लेते हैं। इसमें क्या है, A रिएक्टेंट है और B और C गैसियस प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट हो रहा है, देखिए डिकम्पोज हो रहा है। एट टाइम T इक्वल टू 0, जब टाइम T इक्वल टू 0 हो उस समय रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, यानी जो भी प्रेशर है रिएक्शन वेसल में जिसमें कि रिएक्शन हो रही है वो सिर्फ A के कारण है, यानी रिएक्टेंट के कारण है। तो उस समय प्रेशर जो भी होगा उसको हम कहेंगे PI, यानी P इनिशियल ATM। इतना प्रेशर है, कितना है, PI प्रेशर है, PI ATM। उस समय प्रोडक्ट एक भी नहीं बना है, तो ये भी 0 है, ये भी 0 है। एट द टाइम T इक्वल टू 0, व्हेन T टाइम हो गया, यानी एट टाइम T कुछ डिकम्पोज हुआ होगा। कितना डिकम्पोज हुआ हमें नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। कैसे निकालेंगे, रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री से निकालेंगे। रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है, जब 1 मोल ऑफ A डिकम्पोज होता है तो B मोल ऑफ बनते 1 मोल ऑफ B बनता है और C का भी 1 ही मोल बनता है, ठीक है। और अगर इसके 10 मोल डिकम्पोज होंगे तो इसके भी 10 बनेंगे, इसके भी 10 बनेंगे, मतलब स्टोइकियोमेट्री कह रही है इसका 1 तो इसका 1, इसका 1, इसका 10, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे में करेंगे। तो मान लीजिए हमने माना कि इसका x मोल डिकम्पोज हुआ, हमने मान लिया इसका x मोल डिकम्पोज हुआ, तो फाइनल प्रेशर, फाइनल मतलब बचा खुचा प्रेशर कितना बचा, x मोल डिकम्पोज हो गया। अब बचा कितना, तो PI में से x मोल डिकम्पोज हो गया, तो PI माइनस x, ये फाइनल प्रेशर बचा आफ्टर टाइम T, जब रिएक्शन हो चुकी है T टाइम के लिए तब। B कितना है उस समय, इसका 1 मोल डिकम्पोज हुआ तो ये 1 मोल बना और ये 1 मोल बना। इसका x मोल डिकम्पोज हुआ A का, तो B का भी x मोल ही बनेगा और इसका भी x मोल बनेगा। तो आफ्टर टाइम T इसका प्रेशर हो गया PI माइनस x, लेकिन इसका प्रेशर बढ़ गया x और इसका प्रेशर बढ़ गया x, ठीक है। अब आगे देखिए P टोटल क्या होगा कंटेनर में, कंटेनर में जो P टोटल होगा वो ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर प्लस ये प्रेशर, तीनों प्रेशर मिला करके P टोटल होगा। तो PT इक्वल टू PI माइनस x ये प्लस x ये प्लस x ये, ठीक है। तो ये x और ये x हो गया कैंसिल, बचा क्या हमारे पास
पी टी इक्वल टू पी आई बचा और प्लस ये एक्स बचा, तो पी टी इक्वल टू हो गया पी आई प्लस एक्स। अब एक्स इक्वल टू हो गया, एक्स को निकालेंगे तो पी आई को उधर कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू हो गया पी टी माइनस पी आई, इसको मान लिया हमने इक्वेशन फर्स्ट। वाइल पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स, समझ गए ना, पी ए मतलब फाइनल प्रेशर, बचा खुचा प्रेशर, ये जो ब्लू पेन से लिखा है मैंने और आपको मेमोरी के लिए लिख दिया है फाइनल प्रेशर, फाइनल मतलब बचा खुचा प्रेशर, ये पी ए है, पी ए यहाँ से क्या बचा था, बचा खुचा प्रेशर क्या था, पी आई माइनस एक्स, ये बचे खुचा तो प्रेशर है, एक्स खर्च हो गया, पी आई लिया था तो पी आई माइनस एक्स बचा, तो पी ए इक्वल टू पी आई माइनस एक्स हो गया, पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई, ये हो गया जब हमने एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दी, एक्स की वैल्यू पी टी माइनस पी आई है, तो पी ए इक्वल टू पी आई माइनस एक्स था, एक्स की वैल्यू रख दी पी टी माइनस पी आई यहाँ पर, तो हमारे पास आ गया पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई, तो टू ये पी ए इक्वल टू आ गया, पी आई और पी आई मिलकर के हो गए 2 पी आई माइनस पी टी, पी ए की वैल्यू आ गई 2 पी आई माइनस पी टी। के फॉर गैस फेज, यानी हमने जब पी ए निकाल लिया, अब हम देखेंगे गैस फेज में रेट कांस्टेंट के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, तो के फॉर गैस फेज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के इक्वल टू 2.303 लॉग पी आई अपॉन पी ए, ठीक है, लॉग पी आई अपॉन पी ए, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट ए प्लस ग्रेड का क्वेश्चन हो गया, इससे आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, किससे, ये फॉर्मूला से, यानी हम के कैसे निकालेंगे, दिख रहा है ना आपको, हाँ, ये हो गया हमारा ए प्लस ग्रेड का स्टार मार्क वाला क्वेश्चन फॉर्मूला, यहाँ से हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो गैसियस फेज में रेट कांस्टेंट के निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2.303 बाई टी लॉग पी आई अपॉन पी ए, जैसे वहाँ रखते थे हम इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, यहाँ रखेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, ठीक है, पी आई मतलब इनिशियल प्रेशर, पी ए मतलब फाइनल प्रेशर, यहाँ पे लिखा भी है पी आई इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड पी ए इज द फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। पी ए का मतलब है फाइनल प्रेशर मीन्स बचा खुचा प्रेशर, बचा खुचा प्रेशर ही हमेशा रखना होता है, जो डिकम्पोज हो गया उसको इनिशियल में से माइनस करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम हमारा बढ़ गया, पी ए की वैल्यू हमें अलग से निकालनी पड़ेगी, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से 2 पी आई माइनस पी टी से, पी ए इक्वल टू 2 पी आई माइनस पी टी, फॉर्मूले से पहले पी ए की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे, तब हम के की या टी की जो भी वैल्यू निकालनी होगी वो निकालेंगे। तो यहाँ ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन कलर से जो मैंने लिख रखी है कि पी ए मतलब फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज बचा खुचा प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने नोट लगाया है, यहाँ पे बहुत ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान करने वाली हैं, गलत नहीं होंगी, मतलब ये इतना पूरा इलाका आप समझ लीजिए बहुत अच्छे से ध्यान करने वाला है, याद रखने वाला है। पी ए इक्वल टू 2 पी आई माइनस पी टी, ये जो आपने अभी निकाला प्रूव करके, इतना हर बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपको बायोसाइड से और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको ये नहीं निकालना है, मत निकालिए, आप पी ए की जगह सीधा 2 पी आई माइनस पी टी रख दीजिए। तो वही मैंने यहाँ लिखा है शॉर्ट में कि पी ए इक्वल टू 2 पी आई माइनस पी टी होता है कब, व्हेन ए इक्वल टू बी प्लस सी, यानी ए टूट करके बी और सी में डिकम्पोज हुआ है, मतलब एक रिएक्टेंट टूटा है और 2 प्रोडक्ट बने हैं। जब एक रिएक्टेंट टूट करके 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो आप जब ऐसे कैलकुलेशन करोगे तो 2 पी आई माइनस पी टी आएगा, पी ए इक्वल टू, ठीक। दूसरा है, कभी कभी जरूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसे ही हो कि एक रिएक्टेंट 2 में टूटा हो, कभी अगर ऐसी रिएक्शन मिल गई जिसमें 2 रिएक्टेंट हो और प्रोडक्ट 3 बन रहे हो, जैसे ये वाली है 2N2O5 गैस इक्वल टू 2N2O4 प्लस O2, इस कंडीशन में क्या हो रहा है, 2 रिएक्टेंट हैं और 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल इसके और एक इसका। तो ऐसी जनरल इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी 2A इक्वल टू 2B प्लस C, इसका मतलब ये हुआ रिएक्टेंट 2 हैं और प्रोडक्ट 3 बन रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, पी ए इक्वल टू 3 पी आई माइनस 2 पी टी। देखो ध्यान से, कुछ आया समझ में, यहाँ पर है
ए से बी और सी बना, यानी 1 से 2 बना, तो 2 PI माइनस PT। मतलब ये कोई संविधान का नियम नहीं है, मैं आपको सिर्फ मेमोरी एड बता रही हूँ याद रखने के लिए। लंबे समय तक आप भूलेंगे नहीं फॉर्मूला, तो कैसे आप PA की वैल्यू याद रख लेंगे। तो 2 PI माइनस PT, 1 से 2 बना था तो 2 PI माइनस PT। और इसको कैसे याद रखोगे, 2 से 3 बना तो 3 PI माइनस 2 PT। देखो ऐसा है, 1 से 2 बना तो 2 PI माइनस PT है PA की वैल्यू। और अगर 3 से 2 बन रहा है, 2 से 3 बन रहा है, ये डिकम्पोज होके 2 से 3 बन रहा है, तो PI 3 PI माइनस 2 PT से PA निकलेगा आपका। ये आपका थोड़ा मेमोरी एड हो गया, ये तीनों पॉइंट आपके मेमोरी एड के लिए हैं। हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं कि PA इक्वल टू 3 PI माइनस 2 PT कैसे निकला, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे निकाल लीजिए। हाँ, अगर आपका पूरा ये टारगेट है कि हमारा आधा नंबर भी कटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में, यानी 70 आउट ऑफ 70 ही आपको चाहिए, उस समय आप डिराइव करके लिख दीजिए। लेकिन टाइम मैनेजमेंट देखिए एग्ज़ाम में कि आपका पेपर ना छूटे उस कंडीशन में, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे डिराइव किया है, इसको भी इसी तरह से डिराइव किया गया है। 2N2O5 गैस इक्वल टू 2N2O4 गैस प्लस O2 गैस एट टाइम t इक्वल टू 0। जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो P, इसका जो भी प्रेशर है वो PI हुआ, और उस समय ये 0 है और ये भी 0 है। एट टाइम t मतलब जब टाइम t हो गया, रिएक्शन हो गई, उस समय कितना डिकम्पोज हुआ, तो स्टोइकियोमेट्री देख करके मान लो जितना, देखो स्टोइकियोमेट्री ये कह रही है कि ये 2 मोल डिकम्पोज होंगे तो ये 2 मोल बनेंगे, ये 1 मोल बनेगा। अगर ये 1 मोल डिकम्पोज होगा तो ये भी 1 मोल बनेगा, फिर ये आधा बनेगा। ये है स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशन। अगर ये 10 मोल डिकम्पोज होंगे तो ये भी 10 मोल बनेगा, फिर ये 5 मोल बनेगा, ठीक। अभी आपकी जितनी मर्जी आए उतना x ले लीजिए यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे x लेते तो ये भी x बनता, यहाँ x/2 बनता, तो वो x/2 नीचे 2 आ जाता है, तो अपने कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, इसलिए x/2 ना मान करके हमने यहाँ मान लिया कि इसका 2 मोल डिकम्पोज हुआ, यानी 2x डिकम्पोज हुआ, तो ये भी 2x बना, और ये उसका आधा यानी ये x बना। अब P टोटल कितना हो गया, P टोटल हो गया PI माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, मतलब ये प्लस ये रख दिया हमने, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गए, माइनस 2x और प्लस 2x, बचा क्या हमारे पास, PT इक्वल टू PI प्लस x बचा। तो x इक्वल टू आ गया PT माइनस PI, ठीक। अब PA इक्वल टू क्या हुआ, PA इक्वल टू हो गया PI माइनस 2x। देखो बचा खुचा प्रेशर क्या रहा यहाँ पर, बचा खुचा प्रेशर ये है ना PI माइनस 2x, PA मतलब बचा प्रेशर, ठीक है, यानी फाइनल प्रेशर। फाइनल प्रेशर कितना आया, PA माइनस PA इक्वल टू ये PA क्या है, बचा खुचा प्रेशर, यानी कि फाइनल प्रेशर रिएक्टेंट का, वो बचा कितना है, PI में से 2x डिकम्पोज हो गया था, तो PA इक्वल टू PI माइनस 2x। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से निकाल करके इसमें रखेंगे, यहाँ पर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से हमने इसमें वैल्यू x की रखी, तो PA इक्वल टू PI माइनस 2, और x की जगह रख दिया हमने PT माइनस PI। ब्रैकेट जब खुलेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया PA इक्वल टू PI माइनस 2 PT प्लस 2 PI। तो PI और PI जोड़ दिया तो ये हो गया 3 PI माइनस 2 PT, यानी PA इक्वल टू हो गया 3 PI माइनस 2 PT। तो ये डेरिवेशन है इसका, और ये है, अगर आप इतना सब कुछ याद नहीं रख सकते तो आप एक फॉर्मूला, ये डेरिवेशन आपको याद नहीं रखने, वैसे तो सिंपल है पर फिर भी कंफ्यूजन होता है जब एग्जाम के टाइम में हड़बड़ी रहती है, तो सिंपल सा याद कर लो कि जब एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं तो PA की वैल्यू हो गई 2 PI, ये वाले PI हैं, ये PT है, मतलब 2 PI माइनस PT, और PA 2 से 3 बन रहे हैं तो 3 PI माइनस 2 PT हो गया।